नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम बौद्धिक संपदा से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन का मालिक होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बौद्धिक संपत्ति के आविष्कारकों या निर्माताओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये बौद्धिक अधिकार कानून के तहत दिए गए हैं। बौद्धिक अधिकार के हनन के लिए कानूनी उपचार भी हैं। आज जब साइबर वर्ल्ड लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वर्चुअल वर्ल्ड में भी बौद्धिक संपदा के मसले कानूनी दायरे में आते दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको बौद्धिक संपदा से जुड़े कानून की जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बौद्धिक संपदा कानून के जानकार आरपी यादव जी। आप पेटेंट अटॉर्नी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो दर्शक फोन कर सकते हैं और बौद्धिक संपदा से जुड़ी जानकारी आज ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी अगर कोई जानकारी आप आज हासिल करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है इस विषय से संबंधित, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाएं कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मोटे तौर पर क्या कुछ नियम कानून हैं? जी, इंडिया में बेसिकली 3, 4, 5 तरह के ही बौद्धिक लॉ जो है ज्यादा प्रचलित हैं। उसमें से एक है पेटेंट, जो पेटेंट एक्ट 1970 के तहत प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और इसमें ज्यादातर जो प्रोटेक्शन मिलता है वो टेक्नोलॉजी के लिए मिलता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब आप जानती हैं कि इट्स ए काइंड ऑफ ब्रांड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। तब कौन सा आइटम, वो प्रोडक्ट किस बनाया है, ये ट्रेडमार्क के द्वारा आप पता कर लेते हैं। जैसे सोनी का टीवी लेना है आपको, तो सोनी के नाम से ही आपको पता लग जाता है कि टीवी तो सोनी इंडिया लिमिटेड का है। तो ये ट्रेडमार्क होते हैं। उसके बाद होता है डिजाइन। डिजाइन का मतलब होता है कि जो चीज जैसे बाहर से दिखाई देती, वो आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइटम इज नोन एज डिजाइन। तो जो चीज जैसे दिखती है बाहर से, वो डिजाइन एक्ट के तहत हम प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद 2000 में आया GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये था दैट द जियोग्राफी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर जियोग्राफी ऑफ ए कंट्री में बनते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्ट है, चाहे वो मैन मेड प्रोडक्ट है। तो उसको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में अपना एक एक्ट बनाया कि हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत ऐसे प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफी में बनते हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे, जिससे कि वहां के लोग जो उस ट्रेड में, जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनका थोड़ा सा अच्छा हो सके, उनको थोड़ा सा अच्छा रिवार्ड मिल सके, उनके प्रोडक्ट की अच्छी कॉस्ट मिल सके जी। उसके बाद कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब बेसिकली अगर देखें तो दिस इज फॉर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। और कॉपीराइट का मतलब अगर कॉपीराइट की डेफिनेशन देखें तो ये राइट टू कॉपी होता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिस कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है, तो उसको कॉपी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस क्रिएटर को या उस ऑथर को है जिसने उस कॉपीराइट वर्क को बनाया जी। अभी कुछ और भी एक्ट हैं, लाइक IC, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिजाइन एक्ट भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे PCs आजकल आ रहे हैं, चिप्स आ रही है ना, इंटीग्रेटेड चिप्स ICs जी। वो IC के लिए एक अलग से एक्ट है अपने इंडिया में। उसके बाद प्लांट वैरायटीज को बचाने के लिए एक अलग से एक्ट है जिसको बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। तो बहुत सारे एक्ट हैं, पर बेसिकली 5 ही ज्यादा चल रहे हैं आजकल, जो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एंड GI।
जी जी सर, इसके अलावा कई और प्रश्न हैं जो आज हम उनका उत्तर जानना चाहेंगे आपसे, हमारे तमाम दर्शकों के लिए, ताकि वो भी इस विषय को भली भांति समझ सकें। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में एक तो हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं, और इसका क्या कुछ रोल होता है और भारत इस संस्था से किस तरीके से जुड़ा है। जी, तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके करीब 178 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर कंट्री, ये बना करीब आज से अगर कहें तो 1995 से बहुत पहले, तो 50s के आसपास ये थोड़ा थोड़ा चला, लेकिन उस वक्त बहुत कम लोगों को पता था। धीरे धीरे मेंबरशिप बढ़ी इसकी, एंड इन 1995 इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो है टू हार्मोनाइज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इन द मेंबर कंट्री। अभी आप देखें तो जैसे कि इंडिया में व्हेन वी वर नॉट द मेंबर ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वाइपो बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे यहाँ जो मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पेटेंट मिलता था। लेकिन जो विकसित देश हैं, यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज और भी हैं बहुत सारी, वहां पर प्रोडक्ट पेटेंट मिलता था। तो जब हम 1995 में वाइपो के मेंबर बने, तो ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन बना कि आप प्रोडक्ट पेटेंट अलाउ कीजिए। और हमने क्योंकि हम अभी तक भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में नहीं आते, वी आर स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, तो हमने वाइपो को रिक्वेस्ट की कि हमें आप कम से कम 15 सालों का जो है वो एक गैप दीजिए, मिनिमम 10 साल का, जिससे कि हम इस लायक अपने आप को बना पाए कि हम प्रोडक्ट पेटेंट अलाउ करें। और 2005 में हमने प्रोडक्ट पेटेंट अलाउ हमें करना पड़ा, बिकॉज वी वर अंडर ऑब्लिगेशन। जी, बिकेम द वाइपो मेंबर, तो हमारी ये एक ड्यूटी बन गई कि हम अपने लॉज को वर्ल्ड में जो लॉज चल रहे हैं उनके हिसाब से बदलें। और फिर हमने अपने लॉज को बदला और 2005 से हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट पेटेंट अलाउ हो गया। जी सर, इसके अलावा आप आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बौद्धिक संपदा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हनन होता है तो क्या कुछ कानूनी उपचार, क्या कुछ विकल्प हमारे पास हैं? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी तरह की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेरिटोरियल प्रॉपर्टीज मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने पेटेंट इंडिया में लिया है तो मेरे राइट इंडिया में ही प्रोटेक्टेड हैं। बेस्ड ऑन इंडियन पेटेंट आई कैन नॉट गो टू चाइना एंड से दैट यू आर इन्फ्रिंजिंग माई पेटेंट, ऑल्दो हालांकि वो चाइना की कंपनी या चाइना का इंडिविजुअल हमारे प्रोडक्ट को वहां बना रहा हो सकता है, बेच रहा हो सकता है, जो कि हमारा इंडिया में पेटेंटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने चाइना में उसको पेटेंट नहीं कराया तो हम चाइना में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। सो इंटरनेशनल लेवल पे जब इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आपके राइट तब तक प्रोटेक्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर कंट्री में जब तक आपने अपने राइट वहां रजिस्टर नहीं कराए और प्रोटेक्शन नहीं लिया। जी, तो ये जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब टेरिटोरियल राइट होते हैं। मतलब आपने अगर इंडिया में पेटेंट लिया तो आपके राइट इंडिया में प्रोटेक्टेड है, आप दूसरे लोगों को रोक सकते हैं। जी, अगर आपको यूएस में भी उसी के लिए रोकना है तो आपको अपना वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, चाहे वो पेटेंट है चाहे वो ट्रेडमार्क है, वहां भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड देयर देन यू कैन अवेल द लीगल रेमेडी अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर इन दैट कंट्री ऑल्सो। तो इंटरनेशनल लेवल पे आप कहें कि कोई इंटरनेशनल प्रोटेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को इस दौरान यहाँ पर दी है इस सवाल के जवाब में। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कॉपीराइट सुरक्षा कितने समय तक चलती है? जी, कॉपीराइट सुरक्षा का जो टाइम लिमिट है
वो अगर आप देखें इसका पीरियड या इसका लाइफ टाइम तो सबसे ज्यादा है। मतलब अगर आप पेटेंट की लाइफ टाइम देखें तो 20 साल, और वो भी रिन्यू कराना पड़ता है। इंडिया में तो एवरी ईयर रिन्यू कराना पड़ता है। ट्रेडमार्क का लाइफ टाइम देखें तो हर 10 साल पे रिन्यू कराना पड़ता है। हर 10 साल बाद उस ट्रेडमार्क को हमें रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन कॉपीराइट एक ऐसा मसला है जहां पे कि राइट जो है बहुत ब्रॉड तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है। मतलब ये कि कॉपीराइट में अगर आपने कॉपीराइट प्रोटेक्शन लिया है तो आपके राइट फॉर द होल लाइफ ऑफ द ऑथर, पूरी जिंदगी ऑथर के या क्रिएटर ऑफ दैट कॉपीराइटेड वर्क, वो उनके राइट उनके साथ रहते हैं। और 60 years आफ्टर द डिमाइस ऑफ द ऑथर, मतलब 60 साल तक ऑथर के मरने के बाद भी 60 साल तक भी कॉपीराइट उनके लीगल एयर अवेल कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी नेहरू जी ने, लेकिन आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने, उसके बाद राजीव गांधी जी ने उसकी रॉयल्टी ली। मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रॉयल्टी बहुत समय तक नेहरू परिवार को मिली। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो नेहरू जी ने की। तो जो लीगल एयर्स हैं, इवन आफ्टर डिमाइस ऑफ द ऑथर, 60 साल तक, 60 years तक he can avail the benefit which comes out of that copyrighted product, maybe in the form of royalty. सर ये भी बताएं कि किन चीजों को पेटेंट किया जा सकता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेटेंट नहीं कराई जा सकती, उनकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो पेटेंट होता है वो इन्वेंशन होता है। तो हमें समझना ये पड़ेगा कि व्हाट इज एन इन्वेंशन। इन्वेंशन शुड बी रिलेटेड either टू ए प्रोडक्ट और टू ए प्रोसेस। मतलब या तो वो प्रोडक्ट है या वो प्रोसेस है जो उस प्रोडक्ट को बनाने के काम आता है। दो चीजों के लिए अगर किसी ने नया प्रोडक्ट बना दिया या नया प्रोसेस बना दिया तो ये इन्वेंशन की परिभाषा में आते हैं। और इन्वेंशन की परिभाषा जो है कोई हम अपने आप से नहीं डिसाइड करेंगे, ये पेटेंट एक्ट में ही निहित है, वहां पे लिखी हुई है दैट व्हाट इज एन इन्वेंशन। और जो पेटेंटेबल इन्वेंशन की भाषा है वो है दैट एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस विच इज नंबर 1 न्यू नोवेल, नंबर 2 इन्वॉल्व इन इन्वेंटिव स्टेप, मतलब दैट प्रोडक्ट और प्रोसेस इज technically advanced, the product or process is non-obvious, and number 3 that product or process is useful for the public at large। जी। तो जब कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस इन्वेंशन की डेफिनेशन में आता है और वो वाली डेफिनेशन में आता है कि वो प्रोडक्ट और प्रोसेस नया है, नोवेल है, उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट किया गया है, मतलब वो प्रोडक्ट और प्रोसेस नॉन ऑब्वियस है, और दैट इज यूजफुल इन द इंडस्ट्री एंड पब्लिक एट लार्ज, मतलब वो इंडस्ट्री में बनता है पब्लिक के यूज के लिए। जब ये 3 चीजें हम डिफाइन कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं, तभी वो प्रोडक्ट और प्रोसेस या इन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट और प्रोसेस इज ए पेटेंटेबल इन्वेंशन। जी। अब बात आती है इससे, इस डेफिनेशन से तो ये पता लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी प्रोसेस पेटेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। एक सेक्शन 3 है जिसमें ये बताया गया है दैट व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, और अगर उसको आप देखें तो उसमें करीब 8-10 कैटेगरी, और वो 8-10 कैटेगरी में जैसे नंबर पहला आता है कि नेचुरल लॉ, जो नेचुरल लॉज हैं, साइंटिफिक नेचुरल लॉज, वो पेटेंटेबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट विच इज नॉट गुड फॉर द पब्लिक हेल्थ, वो पेटेंटेबल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट जो नेचर में अवेलेबल है जी, आपने सिर्फ उसे आइसोलेट कर लिया, ठीक है ना, मतलब नेचर में वो था लेकिन आपने उसे अलग कर लिया, जहां पर वो था उसको अलग करके आइडेंटिफाई करके उसे अलग कर दिया,
वो पेटेंटेबल नहीं है। जी। राइट। इसी तरह से मिया अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ द नोन डिवाइसेस, मतलब आपने कुछ डिवाइस मार्केट से लिए, उनको एक तरीके से जोड़ा, और ऐसे जोड़ा कि अगर कोई भी एक कंपोनेंट उसमें से निकाल दो तब भी वो काम कर रहा है, जी। वो पेटेंटेबल नहीं है। लेकिन मिया अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली, मैंने अभी आपको बताया कि मिया अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इज नॉट पेटेंटेबल। लेकिन जब मिया अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऐसा मैंने बना दिया कि अब वो डिवाइस या वो प्रोडक्ट अगर मैं कोई भी एक कंपोनेंट उसका बाहर कर दूं तो वो काम नहीं करता, वो कोलैप्स हो जाता जी। तो इस तरह का मिया अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट पेटेंटेबल है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, मैंने वहां काम किया जी। करीब 1.5 साल मैंने वहां काम किया। तो वहां पे एक बच्चा, और हम ये जो एजेंसी है वो ग्रास रूट लेवल के लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मतलब हाई स्कूल भी नहीं कर पाए, 8th स्टैंडर्ड भी नहीं पास कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कर लिया डिवाइस बना के, और वहां बच्चों को भी एनकरेज किया जाता है। तो एक 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड के बच्चे की एक एंट्री आती है और वो कहता है कि मैंने एक ऐसी वॉकिंग स्टिक बनाई है कि अगर मेरी वॉकिंग स्टिक के साथ चलेंगे तो रात में भी बड़ी आसानी से आप घूम सकते हैं। अब उसने किया क्या था, देखिए जी। उसने क्या किया कि एक बैंत लिया बाजार से, छड़ी ले बाजार से, और उसके नीचे वाले एंड पे, टिप पे उसने बहुत छोटा सा डायनमा लगा दिया और उस डायनमा को कनेक्ट किया बैटरी से। तब वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो उस बैटरी में स्टोर हो जाती है, और वो उस बैटरी से जो टॉर्च के बल्ब होते हैं ना, उससे जहां हम गैस को पकड़ते हैं उसके आधा फुट नीचे उस बल्ब को वहां फिट कर दिया क्लैंप के साथ और स्विच लगा दिया। अब जब आप चलते हैं तो जब भैंस लेके चलते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रेशर पड़ता है उसमें जी। और उस प्रेशर की वजह से वो डायनमा चलता है और डायनमा बिजली बनाता है। तो बिजली यहाँ इस बैटरी में स्टोर होती है और ये बिजली वो उस इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच के साथ जला दी। मतलब जब आप वॉक कर रहे हैं उस स्टिक के साथ तो आपको लाइट मिल रही होती है आपके सामने, जैसे आपके स्कूटर में लाइट निकलती है, जैसे आपकी कार में लाइट निकलती है, वैसे ही उस टॉर्च के बल्ब से उस बैटरी के आगे लाइट निकलती है। जी। राइट जी। अब तो ये एक नए तरह का अरेंजमेंट हुआ। ये अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट तो है क्योंकि सारी चीजें उसने मार्केट से ही ली, लेकिन इसमें से किसी एक भी कंपोनेंट को आप बाहर कर दीजिए, चाहे बैटरी को हटा दीजिए, चाहे डायनमा को हटा दीजिए जी, चाहे बल्ब को हटा दीजिए, तो लाइट नहीं मिलेगी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो पेटेंटेबल है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरीके से आपने हमारे तमाम दर्शकों को समझाने की यहाँ पर कोशिश अपने तरीके से की है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।